पहला सवाल हम चाहेंगे आपसे पूछेंगे और आपने आज के मौसम को रेट करना है। आपके लिहाज से आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम या आपका मौसम? आप दोनों कर सकते हैं। आप 10 में से नंबर देते हैं। क्योंकि ये दो फर्क है ना, जब आप आप मायरे दोनों को नंबर से दे बात करते हैं ना, 10 तो में से नंबर मौसम दे तो दें। बड़ा सब्जेक्टिव है। मौसम बहुत अच्छा था। वैसे ड्राइवर ने पूछा कि जी मेसी चला दें या ना चलाएं, और उसमें मैं थोड़ा सा गुम है था, तो इसका मतलब ये है कि ये मौसम पेट्रोल भी तो अच्छा बहुत है। महंगा हो गया। आपने कहा कि ना ही चलाओ, शीशे ही थल्ले कर नहीं लेना। गाड़ी आपकी थी तो हमने कहा कि चला दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से जब बात कर रहे होते हैं, इवन घर के लोग भी, कजिन्स भी, समथिंग लाइक दैट, तो वो बड़ा डरते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको बड़ा पकड़ लेते हैं, आपके बारे में बड़ा जान लेते हैं, आपकी किसी बात से ही उनको पता लग जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरे एक मामू थे, अब तो वो हयात नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी तालीम इस हवाले से बहुत ज़्यादा थी, पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। तो वो कभी कभी आप उनसे बात कर रहे होते थे, वो आपको ऐसे देख रहे होते थे, और थोड़ी देर बाद ना उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट आती थी, मतलब वो किसी नतीजे तक डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस हो गया। तो वो बड़ी एक अजीब सी चीज़ लगती है। ऐसा होता है आपके साथ? अच्छा देखिए, किसी हद तक ये बात दुरुस्त इसलिए है कि हम इंसानी रवैयों को जांचने और परखने की महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो रवैये क्या हैं? गुफ्तगू का अंदाज़, नशिस्त व बर्खास्त का अंदाज़, अल्फाज का इंतखाब, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी शख्सियत की आईनादार होती हैं ना। तो एक राय तो कायम हो जाती है, और वो हर शख्स की होती है। आपकी राय अभी तक मेरे मुतालिक कायम हो चुकी होगी, लेकिन मेरी आपके मुतालिक जो कायम होगी उसमें सिर्फ एक स्किल का लेवल जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो शायद कोई दावा नहीं है, मेरी राय ज़रा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, मारूजी हो, आपकी राय में थोड़ी सी पर्सनल बायस है, सब्जेक्टिविटी, आई डोंट नो वेदर यू लाइक दिस काइंड ऑफ, सो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होगी। ठीक है। सो उसमें हम सिर्फ इस चीज़ पे ट्रेंड होते हैं कि अपनी राय कायम करते हुए पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को थोड़ा सा सबसाइड करके राय कायम करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं जब मैंने देखा आज आप इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आपको मदऊ किया जा रहा है, आपसे बात होगी, तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था। हम अक्सर जब कोई हमारे से कोई शेयर करता है कोई बात, मैं कल परसों एक पार्टी पे भी गया था, तो वहाँ पर एक खातून थी, मेरी दोस्त के साथ बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही थी, यानी कि पहली बार मुलाकात कर रहे थे। हमने फिर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है हम 3 दोस्तों का, उसने कहा कि यार वाई वाज शी शेयरिंग विद मी, मैं तो पहली बार मिल रही थी। तो मैंने कहा शायद हो सकता है उनके पास कोई वेंट आउट करने के लिए ना हो, लेकिन नहीं, वो अपने सोशल मीडिया पर सारी बातें कर चुकी थी और बहुत पर्सनल बातें थी। तो मैंने कहा देखो, फिर मुझे उसकी बात भी समझ आई, कभी कभी आप भी रेडी नहीं होते कुछ सुनने के लिए, आप इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते। हो सकता है आप जो बता रहे हैं उससे मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही हो, मेरे अंदर डिप्रेशन आ रहा हो। तो हम जिन लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, सवाल ये है कि क्या उनको भी हमें चूज करना चाहिए? कि ये बड़ी खुदगर्जी होती है कि दोस्त कोई परेशान है और हर वक्त रोता रहता है, पर वो दोस्त तो है, साथ तो रहना है, तो क्या हमें ये चुनना है उन लोगों को? कितना अच्छा सवाल किया आपने, और वो मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सो आपके क्वेश्चन में ही आंसर है यस, ऑफ कोर्स लाजमन हमें चूज़ करना होता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं वो एनर्जी डोनर्स हैं या एनर्जी सकर्स हैं। हमारी एनर्जी वाइब्स क्या हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स क्या हैं जिनमें हम रह रहे होते हैं। आप एक फ़र्द की हैसियत से याद रखिएगा, 5 अफराद का औसत हैं जिनसे आपकी सबसे ज़्यादा मुलाकात और इंटरेक्शन होता है। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 persons you interact the most। अब इसमें से 2-3 हम चूज नहीं कर सकते, बॉस चूज नहीं कर सकेंगे, स्पाउस चूज नहीं कर, मतलब चूज तो किया आपने, ऐसा भी नहीं है कि वही है ना। लेकिन चलें हम कहते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज या थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ज़्यादा दिखानी होती है, लेकिन दोस्ती का इंतखाब, अक्वाइंटेंसेस का इंतखाब, ये तो आपने करना ही करना है। वरना मुझे बताइए, आपका सेंसरी डाटा, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी सेंस ऑफ टच, ये जो डाटा रिसीव कर रहे हैं, ये नहीं लोगों की। खलीफा, मुझे इजाजत दे, मैं अब आपका ही सवाल है, मुझे पता है ये आप ही का सवाल होता है मेरे यहाँ पे। हाँ, ये इसी का सवाल होगा, मुझे पता है ये पूछना चाह रही है। कुछ तो ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप फॉरगो नहीं कर सकते, हम जाने नहीं दे सकते, ठीक है, आप नहीं छोड़ सकते उनको। अच्छा मैं बता दूं क्या किया जाए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आज ये अभी आपने जैसे बात की इन खातून से जिनसे पहली दफ़ा मुलाकात थी, एक तो हो गई मुलाकात, दूसरी दफ़ा आपकी यही फ्रेंड रिलक्टेंट होंगी, ना भी मिलें उनसे, ना इंटरेक्ट करें उनके, तो बेहतर ही है ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा वो चूज़ कर सकती है ना। देखिए, हम सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में हर्ट भी अपने करीब तरीन लोगों की वजह से होते हैं। जो बात है
हम अपने सिर्फ वाकिफ़कारों से नहीं होते। आप जिस दुकानदार ने अगर आपसे थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात करी, दूसरी दफ़ा आप उसके पास नहीं जाएंगे। आप गाड़ी का मैकेनिक, आपसे कोई इधर उधर की पुराना मैकेनिक भी हो, 10 साल से काम करा रहे, लेकिन उसकी कोई एक बात बुरी लगेगी, आप उसके पास नहीं जाएंगे। हमने बार बार किन लोगों के पास जाना होता है? हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, राइट? सो नहीं, लेकिन डॉक्टर यासिर, मैं सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान में कुछ और रिश्ते भी हैं। फॉर सपोज आपके जो ससुराल वाले होते हैं In-laws हैं, वो भी रिप्लेसेबल नहीं है ना, जाहिर है वो अब आपकी स्पाउस की फैमिली है, उनको भी आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, अगर रिप्लेसमेंट हम 3A स्ट्रेटजी, ऑल्टर, अडेप्ट, अवॉइड। अवॉइड नहीं कर सकते, पहला है अवॉइड कर लें। अवॉइड नहीं कर सकते तो ऑल्टर करें, नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑल्टर करें, ठीक है? मिसाल के तौर पर मिनिमाइज करें ना। मैं देखिए, मैं बड़ी मुझे कुछ सख्त बातें कहनी पड़ती हैं कि इवन आपके सिबलिंग्स और पेरेंट्स, अगर आपको लगे कि दे हैव बिकम अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ टॉक्सिसिटी, अब मैं कट ऑफ करने को तो नहीं कह रहा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब अगर आप कहें कि नहीं मैंने गिव इन करना है, दिस रिलेशनशिप बाइंड्स मी टू द, इट हैज़ टू वर्क, नहीं, बाज़ औक़ात इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशंस होती हैं। हम क्या करते हैं? हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की टर्म यूज़ करते हैं मेडिसिन में। गॉड फॉरबिड टर्मिनल इलनेसेस जब होती हैं, शदीद पेन इन्फ्लिक्टिंग जो इलनेसेस होती हैं, उसमें फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हो रही होती है। फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते कोई इंटेंस, तो हम अवॉइडेंस और ऑल्ट्रेशन की पॉलिसी पर जाते हैं। फिर अगर बिल्कुल कुछ ना कर पाए तो फिर अडेप्ट करना होता है। अडॉप्ट नहीं, अडेप्ट करना होता है, खुद को ढालना पड़ता है, दूसरों को अपनी तवक्कुआत के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी होती है, जो कि जरा थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत इट इज। लेट्स नॉट पुट इट, कैटेगराइज इट इन दिस वे। दीज आर 3 अल्टरनेट स्ट्रेटजी, और एट टाइम्स एक ही सिचुएशन में आप तीनों स्ट्रेटजीज वेरी करके भी यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक अ टूल बॉक्स। देखिए, मेरा बॉस है, मैं उसको जनरली अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर कभी 3 दिन के लिए उसके साथ ट्रैवल करना पड़ गया तो क्या करेंगे आप? फिर मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है? अडेप्ट करेंगे आप थोड़ी सी उसकी तारीफे शरीफे जरा थोड़ी सी ज्यादा करेंगे ताकि इसके मूड को उसके मूड को आप मैनेज करेंगे। आप अपने रिस्पॉन्सेज को मैनेज कर सकते। सो अब लेकिन हम चेंज हो सकते हैं, उम्र के किसी भी मरहले पे चेंज हो सकते हैं। और मज़े की बात ये भी मफरूज़ा गलत है कि जी बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, अब इस एज में मैं क्या करूं? मुझे जैसे आजकल मैं सोच रहा हूँ मैं एक नई लैंग्वेज सीखूं, और एक्चुअली आई एम प्लानिंग इट विद माय वाइफ, बिकॉज वी नो कि हमारी न्यूरो कॉग्निटिव इलास्टिसिटी के लिए, हमारी डिमेंशिया या फॉरगेटफुलनेस जो नर्व डिजनरेशन के नतीजे में आता है, लाइफ के डेवलपमेंट के साइकिल्स हैं ना, स्टेज है ना। जब हम 50-60s में जाएंगे तो नर्व डिजनरेशन होगी। उसको रोकने के, कंटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए मुझे नए स्किल सीखने की जितनी ज़रूरत अब है, पहले नहीं। डॉक्टर साहब, मैं कॉग्निशन की बात भी हम कर सकते हैं, हम क्लासिकल कॉग्निशन, हम बहुत से साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ पर आज आवाम सुन रही है और वो जानना चाहती है अपने मसाइल का हल। तो मैं आपको दोबारा वहाँ लेकर जाऊँगा। एक सवाल है, अब वो मैं किस तरह आपके सामने पेश करता हूँ वो ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम है। हमें कोई कुछ कह देता है, फॉर इंस्टेंस हलीमा को किसी ने कुछ कह दिया, अब हमने उसको जवाब नहीं देना, क्योंकि शायद कभी कभी रिश्ता ऐसा होता है, कभी कभी मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि आप नहीं कहते। मैं पहले कॉलर ले लेता हूँ, बिकॉज ये सवाल बड़ा मेरे लिए अहम है और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सायरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर सायरा, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है, आप अच्छी हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बस पहले तो काफी बीमार थी, लेकिन अब सबकी दुआओं से बेहतर हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आप बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? और हलीमा भी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी अजनबी को देख रहे हैं, लगता है कि बस कोई घर के साथ बैठे हुए और हम उनको देख के और सुन रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। इरादा यही था, बस पूरा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यही इरादा था। अच्छा, वो आपके शो में आए थे वो हेल्थ कार्ड वाले, मैंने उसमें कॉल की थी, लेकिन मुझे अभी तक वो हेल्थ कार्ड नहीं मिला वो वाला। अच्छा। वो आपको कांटेक्ट हो जाएगा, हम उनसे दोबारा राब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, ताकि हम उनसे ठीक है। आपने बड़े अच्छा किया है कि हमें इस बारे में आगाह कर दिया। हम उनसे राब्ता करते हैं कि तमाम तर लोग जिन्होंने कॉल की थी उनसे कांटेक्ट कर लें और उनके साथ जो है अपने मामलात को देख लें। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कोई कुछ कह दे, दिल दुख जाता है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। इज्जत का रिश्ता, कभी प्यार इतनी ज़्यादा होता है कि आप नहीं कह सकते। कभी कभी कोई रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें छोड़ दिया,
हम कभी कभी शादी होने लगती है, शादी टूट जाती है, कभी कभी मंगनी होने लगती है, मंगनी हुई भी होती है, मंगनी टूट जाती है, कभी कभी दोस्तियाँ होती है, दोस्तियाँ टूट जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दुख देते रहते हैं, हम अपने आप में कुड़ते रहते हैं, हम अपने आप को ख़त्म करते रहते हैं। इसका कोई क्या साइकोलॉजी में कोई तरीका है कि बीवी ने कुछ कह दिया, पूरा दिन पूरा ख़राब गुजरेगा? ये जनरली हर रोज़ हो रहा होता है। मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कुछ कह दिया, मेरा दिन ख़राब हो गया, ज़ैनब को मैंने कुछ कह दिया, ज़ैनब का दिन ख़राब हो गया। तो क्या ये कोई ऐसा गुर है कि आ जाए और हमें किसी की बात लगे तो बुरी ना लगे और हम उसको एवेपोरेट कर? अच्छा, बाज़ औक़ात ना हमें जो मसला बड़ा नज़र आ रहा होता है ना, उसका हल बड़ा छोटा सा होता है, सादा होता है। हम ज़रा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को ज़रा ज़्यादा देख रहे होते हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा रिश्ता है या ताल्लुक़ है जिसमें जज्बात के इजहार पर कदगन हो या पाबंदी लगी हुई हो? अगर कोई ऐसा होता है जिसे कहें कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट अब्बा को कुछ नहीं कह सका, अम्मा ने हर्टफुल रिमार्क्स दे दिया, सास ने कह दिया, नहीं, आपके जज्बात का, आपकी नागवारियत का, आपकी खुशगवारियत का जो आपके मिजाज में दर आई है किसी की बात सुनने पर, उसका इजहार आपका इस्तेहकाक है, आपका हक है, वो आपने करना है। करना कैसे है? ये स्किल है। आपने अपनी नागवारियत का एहसास ठीक चला कर करना है। जिस तरह हम अपने बच्चों को ले लेते हैं, एक छोटी मिसाल लेते हैं, अगर मदर सुन रही हैं, एक बच्चा बदतमीज़ी करता है या मिसबिहेव करता है, टेंट्रम थ्रो करता है, तो वालिदैन क्या करते हैं? वालदा क्या करेंगी या वालिद क्या करेंगे? उतनी ऊंची आवाज़ में उसको डांटेंगे। दो बच्चे लड़ रहे हैं, आपस में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मैं 90% ऐसा होगा कि वालिदैन जो हैं वो भी गलत स्वेरिंग होगी और वो गलत अल्फाज और लहजे का इंतखाब करेंगे। मैं हमेशा वालिदैन को कहता हूँ कि जब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा होता है और आप उसको बदतमीज़ी पर डांटते हैं तो आप उससे ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। ठीक है, अब मसला ये कि वालिदैन के उस रवैये को बदतमीजी नहीं कहा जाता, बच्चों के उस रवैये, उसी को बदतमीजी कहा जाता है, चिल्लाती हुई आवाज़ को। क्या वालिदैन के पास कोई ऑल्टरनेट है बदतमीजी से चीखते चिल्लाते बच्चे को समझाने का? एक्चुअली है, उसको पता नहीं है, वो उस पर ट्रेंड नहीं है। पेरेंटल इंस्टीट्यूशन पूरा हमारा अनट्रेंड गया है। बिल्कुल, हम अपने वालिदैन को देखते रहे, हमारे वालिदैन अपने वालिदैन को देखते रहे, पावर डिस्टेंसेस कहाँ से आए, बाप और बेटी, बाप और बेटे का ताल्लुक। कल मैं किसी एक बड़ी मतलब सीनियर ऑफिसर्स के साथ, ग्रेड 20 के अफसरों के साथ, मैंने कहा चाहिए बताएं कि आपका 14-15 साल 16 साल का बच्चा लास्ट टाइम कब आपने उसे हग किया, किस किया, इन फ्रंट ऑफ अदर्स किया? उन्होंने कहा नहीं हमारा तो ज़रा वो डिस्टेंस इस एज में ज़रा बच्चों को ना। मैंने कहा ये कहाँ से आया कि आपने बच्चों से डिस्टेंस रखना है? जब तक कम्युनिकेशन नहीं डेवलप होगी। हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू है। मैं हमेशा कहता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने जैसे कॉग्निशन और कंडीशनिंग की बात की, जज्बाती जहानत कहते हैं। जज्बात के साथ हमने हमेशा बेकाबू होते हुए कोई रवैयों को एट्रीब्यूट कर रखा है। भाई पूरी दुनिया में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पे रेवोल्यूशन आ गया। उन्होंने कहा आपकी असल सलाहियत तो है ही जज्बात का मुअस्सर इस्तेमाल और इजहार। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया मेरी बात का। उम्मीद है सबको समझ जाएगी। सिर्फ साथ एक अटैचिंग क्वेश्चन है छोटा सा। कभी कभी आपको लगता है दूसरे बंदे को बात करना बेफजूल है, उसको बात समझनी, चाहे आपकी टोन ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई भी हो, आपको पता है दूसरे बंदे को समझ नहीं आएगी। दूसरा ये एक ईगो बूस्ट सबके अंदर होता है। आप कहते हैं कि यार मैं इससे बात करके इससे प्यार मांगू क्यों, मैं इससे क्यों बात करके कहूँ कि यार तुम मुझे तो यार मिन्नत करके क्यों मांगू। और अगर ये भी नहीं है यार इसको की बात समझ आ रही क्योंकि मैं 200 दफे से बात समझा चुका हूँ, फिर आप कहते हैं यार ये मेरा ख्याल है लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो ये सारी दोनों बातें, दोनों का मैं अलग जवाब दूं। एक तो ये कि अगर दूसरे को बात समझ नहीं आ रही फिर भी इजहार कीजिए, अपने सिस्टम से तो निकालिए ना। आप देखिए ना कि कम्युनिकेशन दो तरफा मामला है ना। एक है सेंडिंग, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, एक है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है, सेंडिंग या नॉट सेंडिंग पे तो है। अगर आपके सिस्टम से ही नहीं निकलेगा तो फिर तो वो एको करेगा, फंस गया कहीं आपके अंदर। और डाल ले बात यहीं पे, अगर सास को कह दिया, फॉर सास को कह दिया, सास कहेगी देखा आई फिर मेरे पास ही ना। हाँ, अगर ना कहा तो क्या सास की आपके मुतालिक राय तब्दील हो जाएगी और कहेगी कि कितनी इसके तो ये तो फरिश्ता सिर्फ मेरी बहू आई, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। ये जुमला भी उसे सुनने को कभी नहीं मिलेगा। सो लेट्स ट्राई। मैंने कहा ना कि कहने का अंदाज क्या है कि अम्मी मैं बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात कही मैं कोशिश करूंगी समझने की, लेकिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है सुन के। मिसाल के तौर पर मैंने अभी ऐसी एक पॉलिटिकल सी एक स्टेटमेंट दे दी, कोई इस तरह का जुमला, अल्फाज का इंतखाब, एक्सप्रेशन जो आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनका इजहार भी कर दे और
आपके अंदर से, आपके सिस्टम से निकाल दे। वरना आप अपने अंदर जब रखते हैं इसको, नफ्सियात में फिर मुश्किल इस्तिलाहें हैं, अल्फाज हैं, रिग्रेशन कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं, फिर तो आपने अपना तहखाना खोला एक लाशऊर का और उसमें दफन कर दिया, फिर एक खोला, वो आपके शऊर से ज़्यादा आपके लाशऊर में आपकी दबी हुई ख्वाहिशात। और पता है क्या, उम्र के एक ख़ास हिस्से में, आप इससे पहले आपने वो सवाल किया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं तो इस घर में, मैं तो तुम्हारे बाप के साथ रही तुम्हारी वजह से हूँ। नहीं भाई, बच्चों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि मैं जी इस जहन्नम में जो कि ससुराल का जन्म था। वो मेरी ऐसी माएँ अपने बच्चों को आने वाली ज़िंदगियों में ये कहती हुई पाई जाती हैं, इसलिए कि वो अपने सिस्टम से निकाल नहीं सकती। दूसरा, हमायूं ने जो बात की कि जी मेरी ईगो, देखें ईगो तो है ही मसला। मैं कहता हूँ ईगो या ईक्यू डिसाइड कर लें, या तो ईगो काम करेगी या ईक्यू काम करेगा। अच्छा, अब इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत। अब ईगो का मसला मुझे तो कभी समझ नहीं आई, मतलब इजहार अल्फाज के ज़रिए भी होता है और गैर अल्फाज बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी। अगर आपको किसी की मोहब्बत, तवज्जो और प्यार चाहिए, भाई इजहार के बगैर कैसे पता चलेगा। मैं मैरिटल थेरेपी में मेरा बड़ा टाइम गुजरता है। ख़वातीन का मसला ही है। देखिए, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी और मेरे शौहर ने उठ के पानी भी नहीं पूछा। मैंने कहा भाई तुमने पानी मांगा इसलिए कि हमारे हलीमा मुझे मारेगी। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर किसी को आपकी मोहब्बत का, आप इतनी मोहब्बत उसे बगैर मांगे दे रहे हैं, अगर आपको मांग के देनी है ऐसी मोहब्बत पे, तो फिट्टे मुंह। देखिए मेरी बात सुने, आपने तवक्को कायम कर ली ना कि आप जिस मोहब्बत के तस्वुर से आशना हैं, जो बिन कहे वो भी उससे होगा। भाई वो एक डिफरेंट पेरेंटल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटल इंस्टीट्यूशन, उसकी पेरेंट्स डिफरेंट, उसकी नेबरहुड डिफरेंट, उसका जेंडर डिफरेंट मोस्ट लाइकली, अगर तो आप रोमांटिक और उस रिलेशनशिप की बात करें, वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से एक ट्रेन होकर ब्रॉट अप हुआ है एक फ़र्द। ठीक है, अब जनरेशन गैप, मैं बड़े खुल के ये बात करता हूँ और जो आपके नाजरीन हैं वो खुश होंगे ये सुन के। मैं दिन में 5 सेशन कर लूँ ना पेरेंटल गाइडेंस के, पेरेंट्स आते हैं बच्चों को कैसे मैनेज करें। शाम को जाऊँगा ना, मेरी 19 ईयर्स ओल्ड डॉटर कहेगी, बाबा आपको क्या बता, बाबा आपको तो मेरी बात समझ आ ही नहीं सकती। बाबा अब चाहे लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब जनरेशन गैप्स का स्पेशलिस्ट नहीं, एक खास जो है एज ग्रुप होता है जिसे टीन एज कहा जाता है, जो बड़ी खतरनाक होती है। उसमें बच्चों को अपने माँ बाप की हर बात बुरी लग रही है, जनरेशन गैप है, हर बात उनको लग रहा होता है ये तो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एज के बाद बुरी लगना शुरू हो जाती है, एक खास एज में नहीं। एक टाइम आता है आपको लगता है कि ये मैं ज्यादा जानता हूं, ये कम जानता है। सिर्फ टीन एज एक ऐसी खतरनाक, मुझे लगता है कि एक ऐसी खतरनाक, उससे पहले भी बच्चा अपने माँ बाप के कंट्रोल में होता है और उसके बाद वो ये समझ जाता है कि मेरे माँ बाप अच्छे इंसान हैं। जब शादी हो जाती है, अपने बच्चे होते हैं तब अपने नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी नहीं, डॉक्टर साहब ये बात सच है कि नहीं? जितने भी आई रिजर्व माय कमेंट्स। नाराज हो जाए।